क्या कर रहा है कि प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का माध्य क्या होगा। ठीक है, प्रथम 5 प्राकृतिक संख्या। सबसे पहले क्या बताइए कि प्राकृतिक संख्या किसको कहते हैं। प्राकृतिक संख्या का मतलब होता है जो 1 2 3 4 जो लगातार जाती है उसको क्या कहते हैं हम लोग प्राकृतिक संख्या, यानी कि 1 से शुरू होती है। तो 1 से लेकर 5 तक, 1 है ना, 2 3 4 और 5। आप ये सब जोड़ क्यों रहे हैं, क्योंकि माध्य निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पहले सबको जोड़ देते हैं और जोड़ने के बाद कितना संख्या 1 2 3 4 5, 5 से भाग देते हैं तो क्या निकलता है हमारा माध्य निकल जाता है। ठीक है, तो 5 और 4 9, 9 3 12, 12 2 14 1 15, 15 बटा में 5, 5 3 15, यानी कि क्वेश्चन नंबर 37 का आंसर हो जाएगा आपका क्या, हाँ बी। ठीक है, क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 38 का आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 38 का आ रहा है, यहाँ पे देखिएगा, दो समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल का अनुपात कितना है, 64:25 है, तो उसके संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा क्या लिखा है, 64:25, तो ये क्षेत्रफल का अनुपात दिया है। अगर आपसे कहे कि भुजा का अनुपात क्या होगा तो क्या करिएगा, देखिए किसका स्क्वायर है, 8 का स्क्वायर है, 8 टाइम 64, और इसके किसका है 50 25, 8:5, यानी कि क्षेत्रफल का अनुपात देगा, पूछेगा भुजा का अनुपात तो उसको देख लेंगे, यानी कि उसका स्क्वायर रूट निकाल देंगे। और कहता है कि अगर ये मान लीजिए भुजा का अनुपात दे दिया है तो क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, इसको स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, यानी भुजा दिया है, क्षेत्रफल करना है तो इसको स्क्वायर करके निकाल देंगे। अगर मान लीजिए स्क्वायर क्षेत्रफल दिया है तो अगर भुजा का अनुपात बताइए तो उसको अंडर रूट करके निकाल देंगे। ठीक है, चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर, इसका आंसर कितना हो जाएगा, देखिए तो 8:5, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 39, क्वेश्चन 39 का देखिएगा कि यदि बहुपद x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 को शून्य अल्फा बीटा हो तो अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होगा। देखिएगा यहाँ पे क्या कर रहा है कि एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5, ठीक है, ये दे दिया, तो क्या कर रहा है, अब से इसका शून्य कितना है, अल्फा और बीटा है, तो अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू क्या होता है, सी बाई ए। सी का वैल्यू कितना है 5, ए में कुछ नहीं है तो यानी कि आंसर हो जाएगा हमारा 5, तो 39 का क्या हो जाएगा आंसर हमारा ए। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, देखिए तो उतारने नहीं ना तुम लोग। क्वेश्चन नंबर 40 देखिएगा, कह रहा है कि 3 थीटा बराबर 90 तो tan थीटा का मान क्या होगा। देखिएगा 3 थीटा बराबर 90, तो थीटा का मान निकालने के लिए 90 बट्टा में क्या कर देंगे 3, तो 30 जाए 90, तो थीटा का वैल्यू कितना आ गया 30, तो tan 30 डिग्री का मान पूछ रहा है, थीटा का मान पूछ रहा है। ठीक है ना, तो tan 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1/√3, 1/√3। ठीक है, अब कहिएगा किस तरीके से, देखिए ये tan वाला निकालना बहुत आसान है। ठीक है, यह देखो इसे के मान लो हमने क्या बताया था 0 30 45 60 और 90, तो यहाँ पे 30 है, इस अंगुली को मोड़ दिए तो इधर जाएगा तो कब होगा, ये साइन का वैल्यू है, इधर का है cos का वैल्यू है, तो साइन में cos होता है कि नहीं होता, tan थीटा बराबर, तो ये एक इधर है, एक इधर कितना है 3, 1/√3। ठीक है, ये निकल जाएगा आपका, तो यानी कि इसमें आंसर आपका हो जाएगा सी। ठीक है, उसके बाद 41 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर, 41 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि थीटा बराबर 45 डिग्री, क्या हो, थीटा बराबर 45 डिग्री हो तो tan स्क्वायर थीटा प्लस 1/sin स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ पे थीटा का वैल्यू कितना दिया है 45। ठीक है, तो यहाँ पे tan स्क्वायर थीटा प्लस 1/sin स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा tan 45 का वैल्यू कितना होता है, यानी कि थीटा का वैल्यू दे दिया है तो हम ऐसे लिख सकते हैं tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस 1/sin स्क्वायर 45 डिग्री, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। तो देखोगे tan 45 का वैल्यू कितना होता है, tan 45 का वैल्यू कितना होता है 1 होता है। देखो 0 30 45, दुगने गया दुगने गया गया, तो कटेगा तो कितना बचेगा, 2 से 2 काटेगा तो क्या ना बचेगा, यानी कि tan 45 का वैल्यू कितना आ गया 1, और एक का स्क्वायर, मान लीजिए एक स्क्वायर करने से कोई फायदा है, कुछ भी कर लीजिएगा तो क्या आएगा, चलिए 1। अब बताए थे कि sin 45 का वैल्यू क्या होता है 1/√2 का स्क्वायर। ठीक है,
तो 1 प्लस यहाँ देखिएगा 1, ये इसके नीचे क्या है 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 होगा, और रूट 2 का स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से रूट कट जाएगा, क्या बचेगा 2। तो यहाँ पे इसके नीचे क्या ले रहे थे हम लोग 2। अब देखोगे ये कि 1 है प्लस इसको पलटेंगे कि नहीं, पलटेंगे तो गुना हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2 बटा में 1। अब देखो यहाँ पे 1 और 2 में 1 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 2, तो 2 1 बात समझ में आया कि नहीं समझ में आया, यानी कि इसमें आंसर क्या हो जाएगा 41 का सी। आई बात समझ में, 42 नंबर। ठीक है, कह रहा है कि द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 के शून्य होगा, क्या होगा, सिंपल सी बात है। यहाँ पे देखिएगा 2 को 1 से गुना कीजिएगा तो 2 आएगा, लेकिन 2 को 1 से गुना कीजिएगा तो 2 तो आएगा, लेकिन 2 को 1 में जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा 3 भी तो आ जाएगा। देखिएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस x प्लस 2, क्योंकि 2 1 3 आएगा समझ में। तो यहाँ देखिएगा क्या कॉमन है हमारा, x कॉमन, इसमें x कॉमन ले लेते क्या बच गया x प्लस 2, यहाँ से कुछ कॉमन है तो 1 मिलेगा x प्लस 2। तो यहाँ पे देखोगे यहाँ पे ये भी प्लस में है तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा माइनस में, इसका भी प्लस में तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा माइनस में, यानी कि माइनस और माइनस 2 इसका आंसर है कहीं, यानी a 42 का क्या हो जाएगा a। बात समझ रहे हो कि पूरा सॉल्व करते हैं इसको, क्योंकि आपको पता है एक सॉल्व कर दे रहा है कि ये भी इसके साथ जाएगा तो क्या बन जाएगा x प्लस 1 बन जाएगा, ये तो है ये है, तो बराबर क्या हो जाएगा 0। तो x प्लस 1 बराबर 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा माइनस का 1। तो ये भी माइनस में, जो भी प्लस में रहता है x के साथ उधर जाता है तो क्या होता है माइनस हो जाता है, होता है नहीं हो जाता है। चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 43 देखिएगा, कह रहा है कि सभी वर्ग होते हैं समरूप होते हैं कि सर्वांशम होते हैं कि समानुपाती होते हैं कि इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले देखिएगा सभी वर्ग मतलब देखिए कि सभी भुजाएं, इस वर्ग का मतलब क्या होता है जिसकी सभी भुजाएं बराबर हो। तो हो सकता है कि मान लीजिए इस तरीके का भी वर्ग बनाया जा सकता है जिसकी भुजा ये भुजा ये भुजा ये सारी भुजा बराबर हो। तो यानी कहने का अर्थ क्या है कि देखिएगा यहाँ भी 90 डिग्री के कोण बन रहा है कि नहीं, यहाँ भी 90 डिग्री कोण बन रहा है, यहाँ भी बन रहा है, यहाँ भी बन रहा है, उसी तरीके से यहाँ भी बन रहा है, यहाँ भी बन रहा है। तो देखोगे यानी कि वर्ग की बात किया जाए तो यानी कि छोटा बड़ा तो है लेकिन आकार तो एक ही तरीके का है, तो यानी कि क्या कहेंगे उसको समरूप है, क्या है समरूप है, यानी कि यह समरूप है। आप कहोगे सर सर्वांशम का मतलब क्या होता है, सर्वांशम का मतलब ये होता है इसकी भुजाएं और इसकी भुजाएं, इसका कोण यानी कि हर तरीके से क्या हो बराबर हो। तो जब बराबर होगा तो सर्वांशम होगा और एक जैसा होगा तो समरूप है। ठीक है, आई बात समझ में। क्वेश्चन नंबर 44 क्या कह रहा है, ये थोड़ा सा ही है, इसको मिटा लेते हैं उसके बाद बताते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 44 क्या कर रहा है, सेक स्क्वायर थीटा, क्या कर रहा है सेक स्क्वायर थीटा बटा में 1 प्लस कॉट स्क्वायर। ठीक है, देखोगे यहाँ पे आपको मैंने बताया था SC ST और CC, तो यहाँ पे अगर हम बात करें इसको ऐसा ही रहने देते हैं, लेकिन 1 प्लस कॉट है तो क्या आएगा यहाँ पे कोसेक आएगा कि नहीं आएगा, आएगा ना। देखोगे यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा बटा में क्या हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा, क्योंकि स्क्वायर में है। ठीक है, चलिए नहीं समझ में आ रहा है ना। तो इसको देखोगे कोसेक का उल्टा क्या होता है 1 बाई सेक का उल्टा 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, इसका उल्टा, अच्छा इसका उल्टा देखिएगा 1 बाई साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब देखिएगा यहाँ पे हम इसको सॉल्व करते हैं 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा, भागा में तो गुना बदल जाएगा तो साइन चला जाएगा ऊपर, आई का जाएगा नीचे, देखो गुना कीजिएगा तो क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बटा में कॉस स्क्वायर, तो साइन थीटा बटा में कॉस थीटा किसका वैल्यू होता है tan थीटा का वैल्यू होता है, किसका वैल्यू होता है tan थीटा, तो यानी क्या हो जाएगा आंसर आपका tan स्क्वायर थीटा। आंसर इसमें दिया है tan स्क्वायर थीटा यानी कि डी, इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका डी। क्वेश्चन नंबर 45 देखिए, क्वेश्चन नंबर 45 क्या कर रहा है, चित्र में x का मान क्या होगा, चित्र में x का मान क्या होगा। देखोगे ये जो चित्र है ऐसा, ठीक है, यहाँ पे कितना दिया है 80 डिग्री,
यहाँ पे कितना दिया है 110 डिग्री, और आपसे पूछ रहा है ये वाला कोण का, ठीक है। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि इस तरीके का मान लीजिए अगर हमारे पास कोण है, मान लीजिए इस तरीके का अगर आपके पास बन रहा है सपोज, तो यहाँ पे जो कोण बन रहा है ना, यहाँ पे मान लीजिए ए हो गया, हाई हो गया आपका बी, हाई हो गया मान लीजिए सी है मान लीजिए, चलिए तो ए और कोण बी, कोण ए प्लस कोण बी किसके बराबर होगा, कोण सी के बराबर। ये दोनों कोणों का सम के बराबर होते हैं बाह्य कोण। बाह्य कोण मतलब बाहरी वाला कोण। ये बाहर है कि नहीं है, है तो बाहरी है ना, तो यानी कि ये अंत एकांतर कोण के से ये इसके इस कोण के सामने, ये वाला कोण के सामने दो भुजा, दो ये भुजा है, इस भुजा पे कौन कोण बन रहा है, ये कोण बन रहा है, और तो दोनों कोणों का योग किसके बराबर है, बाह्य कोण के बराबर है। यहां देखोगे इस कोण के सामने ये वाली भुजा है एक कोण तो तुमको दिखाई दे रहा है, दूसरा कोण यहां पे है, तो पता है कितना है, पता नहीं है, तो इसको निकालना पड़ेगा। आपको पता है एक सीधा लाइन है, इस सीधा लाइन पे कितनी डिग्री कोण बनता है, 180 डिग्री का। कितने डिग्री कोण बनता है, 180 डिग्री का। अगर 180 में से अगर ये वाला कोण 110 डिग्री है, तो ये वाला कोण कितने डिग्री का हो जाएगा, तो सीधे सीधे 180 में से क्या घटाइएगा, 110, कितना आ जाएगा ये, तो यानी हाई वाला कोण कितना हो गया। अब देखिएगा ये कोण और ये कोण का योग इस कोण के बराबर होगा कि नहीं होगा, तो 8 और 7 कितना होता है, 15, तो 15 यानी 150 डिग्री। आंसर कितना हो जाएगा आपका, 150, ठीक है, आंसर होगा डी। है बात समझ में ना। क्वेश्चन नंबर 46 देखिए, क्वेश्चन नंबर 46 कह रहा है द्विघात समीकरण रूट अंडर एक्स स्क्वायर, रूट अंडर 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 2√2 बराबर 0 मूलों का योग और गुणनफल क्या होगा। लेकिन ये बेवकूफा क्या किया, एक ही वो दिया है, ऊपर वाला ऑप्शन में देखना सब लोग 3√2 3√2 √2, 1 1, 2, ठीक है, इस तरीके से दिया है। अब देखते हैं कि इसका आंसर क्या होगा, √2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 2√2। आपसे क्या पूछ रहा है, मूलों का योगफल और गुणनफल दोनों पूछ रहा है। तो योगफल का मतलब क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या होता है, माइनस का b बाई ए। तो यहां देखिएगा b की जगह पे कितना है, -6 है, और माइनस तो पहले से है यहाँ पे, है कि नहीं है। a का वैल्यू कितना है, √2 है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा ये प्लस, तो प्लस का 6 बटा में √2, तो √2 हटाना पड़ेगा ना हमको नीचे से। तो हटाने के लिए क्या करेंगे, ऊपर भी √2 और नीचे भी √2, देखिएगा 6√2 हो जाएगा ये, और √2 को √2 से गुना कीजिए कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि देखिएगा आप मान लीजिए कि हमने लिखा x गुने x, तो क्या हो जाता है, x स्क्वायर हो जाता है। उसी तरीके से √2 गुने √2 अगर हम लिखते हैं तो मान लीजिए क्या हो जाएगा, √2 का स्क्वायर हो जाएगा, तो स्क्वायर से रूट कटेगा, क्या बचेगा, बात समझ में आ रहा है। चलिए तो ये देखिएगा 2 3 6, यानी कि 3√2, एक तो हमको निकल गया, और इसका गुणनफल भी पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है आपसे, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू क्या होता है, c बाई ए। या देखोगे c का वैल्यू कितना है 2√2 और a का वैल्यू कितना है √2, तो √2 से √2 कटेगा, क्या बचेगा 2, यानी आपका आंसर हो जाएगा 3√2 और 2। इसमें ऑप्शन में कहीं इस चीजें नहीं दिया हुआ है, लेकिन हाँ इसमें से ऑप्शन में आपका ए भी हो सकता है और बी भी हो सकता है, क्योंकि दोनों में सेम आंसर दिया हुआ है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे दोनों में एक ये चीज नहीं दिया, दो नहीं दिया, ठीक है, यानी ए और बी इसका दोनों में कोई आंसर हो सकता है। लेकिन ऐसा ये प्रिंटिंग का मिस्टेक है, एग्जाम में आपको मिस्टेक नहीं मिलेगा, ठीक है। अगर मिस्टेक मिल भी जाता है तो क्वेश्चन का आंसर अति आपको क्या है, मार्क्स मिल जाता है। गलती अगर बोर्ड की गलती है तो मार्क्स आपको बोर्ड देगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन 47 देखिएगा, और 47 क्या क्वेश्चन कह रहा है, 47 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 44 मीटर परिधि वाले वृत्त की त्रिज्या क्या होगी, ठीक है। 44 मीटर वृत्त की परिधि वाले वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। मान लीजिए एक वृत्त है और इसकी त्रिज्या आपको मालूम नहीं है कि क्या है, तो मान लीजिए इसकी त्रिज्या क्या हो गई r, और इसकी परिधि मालूम है,
तो वृत्त की परिधि क्या होती है 2 पाई r, और यहाँ क्या दिया है 44। तो यहाँ पे देखोगे इससे काटोगे तो क्या होगा, ये 22, 22 बार में कट जाएगा, तो आपके पास क्या बच गया पाई r बराबर 22। बात समझ में आ रहा है ना, क्योंकि इधर गुना में करा के भागा करेगा तो कटेगा ही कटेगा, नहीं। तो यहाँ पे r बराबर क्या हो जाएगा, देखो पाई इधर गुना में तो इधर भागा में आएगा, क्योंकि हमको r का वैल्यू निकालना है। तो देखोगे जिसका वैल्यू निकालना रहता है उसको हम लोग अकेले एक साइड में कहीं कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पाई का वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगा 22/7। यहाँ देखोगे 22 ये भागा में है तो गुना में बदलेगा तो 7 बटा क्या हो जाएगा 22 हो जाएगा ना, क्योंकि देखो ये 22 को भाग कर रहा है हम लोग 22/7 से कर रहे हैं, भाग कर रहा है ना, तो 22 गुना में हो जाएगा 7 ऊपर और 22 नीचे, तो 22 से 22 कट गया तो क्या बच गया आपके पास 7, यानी इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी 7, यानी कि 47 का आंसर कितना हो जाएगा आपका बी। क्या हो जाएगा इसका आंसर बी। अब 48 नंबर क्वेश्चन देखिए तो क्या कह रहा है, ठीक है। 48 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या हो सकती है। दो परिमेय संख्या, चाहे कोई भी परिमेय संख्या हो, दो परिमेय संख्या के बीच में अनंत परिमेय संख्या होती है। कितनी होती है अनंत होती है, या यहाँ पे कहा इसमें अनंत का ऑप्शन नहीं दिया है तो क्या दिया है अनेक, अनेक मतलब बहुत सारा, यानी आंसर आपका क्या हो जाएगा सी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 49, निम्न में से कौन रेखीय बहुपद व्यंजक है। रेखीय, देखिएगा रेखीय मतलब क्या होता है, मैंने बताया था रैखिक, द्विघात और त्रिघात। तो रैखिक का मतलब क्या है, हाँ गुड, और बनाइए क्या कर रहा है 49, ठीक है दिखा पाए हम लोग। हाँ, निम्न में से कौन रेखीय बहुपद व्यंजक है, ठीक है। तो यहाँ पे रेखीय का मतलब क्या होता है पहले आप समझिएगा, ठीक है। रेखीय कहो या रैखिक कहो बात एक ही है। तो रैखिक बहुपद हम लोग किसको कहते हैं, जिस ऐसे बहुपद जिसके चर का घात क्या हो एक हो या कुछ भी ना हो। इसमें फर्स्ट में तुमको दिख रहा है कि 2x + 2x - 3 दिया है, ये रेखीय बहुपद है, तो फिर हमको आगे सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है, यानी आंसर इसका क्या हो जाएगा 49 का ए। कोई दिक्कत है किसी को। क्वेश्चन नंबर 50, क्वेश्चन नंबर 50 कह रहा है कि किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी क्या होगी। y अक्ष से दूरी क्या होगी, मान लीजिए यहाँ पे ये हो गया यहां से, पास हो जा रहा है, तो यहाँ पे कोई बिंदु दे दिया, ठीक है। तो ये वाली बिंदु यहां से अगर हम जाएंगे तो ये x से दूरी हो गई, और ये वाली अगर हम जाएंगे यहां से तो क्या हो जाएगी y से दूरी हो जाएगी, क्योंकि ये y वाला अक्ष है ये x वाला अक्ष है कि नहीं। तो आपसे ये क्या पूछ रहा है आपसे y से दूरी, तो y से जो दूरी होती है ना, y के वैल्यू क्या होगा उसको कहते हैं हम लोग, इसको कहते हैं कोटि। क्या कहते हैं कोटि, इसे क्या कहते हैं हम लोग भुज। क्या कहते हैं भुज। तो यानी कि इसमें आंसर क्या हो जाएगा कोटि। क्या हो जाएगा कोटि हो जाएगा। चाहे यहाँ पे एक चीज और दिया हुआ है y निर्देशांक, क्या दिया है y निर्देशांक, तो यहाँ पे सीधे सीधे लिख दीजिएगा y निर्देशांक। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका 1। जब इसमें ये भुज कोटि की बातें नहीं किया है, इसमें सीधे सीधे दिख रहा है ना, तो y निर्देशांक यानी y का निर्देश कर रहा है कि नहीं कर रहा है इस चीज को, यानी आंसर आपका क्या हो जाएगा ए। 50 का आंसर क्या आ जाएगा ए। आई बात समझ में। अब देखिएगा 51 नंबर क्वेश्चन, 51 नंबर क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। क्या कह रहा है कि एक शंकु का आयतन, क्या कह रहा है, एक ये शंकु है, इसका आयतन जो है, आयतन कितना दिया हुआ है 1570। इसके आधार का क्षेत्रफल यानी नीचे वाले का आधार जो है, इसका क्षेत्रफल कितना दिया है 314 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखिएगा तो सबसे पहले ये किसी भी शंकु के नीचे का आधार किस तरीके का होता है, वृत्ताकार होता है। क्या होता है वृत्ताकार। तो वृत्त है, नीचे क्या बना होगा वृत्त, तो वृत्त के क्षेत्रफल क्या होता है पाई r स्क्वायर। तो पाई r स्क्वायर बराबर कितना हो गया 314। शंकु का आयतन क्या होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h। क्या होता है पाई r स्क्वायर h। कितना दिया इसका 1570। हाँ समझ आ रहा है। तो 1 बाई, ठीक है 5 6 4 1 5 5 3, ठीक है ये देखिएगा 3, और पाई का यानी कि ये टोटल वैल्यू, इसका वैल्यू कितना दिया देखे तो 314, और h
नहीं मालूम। अच्छी तो कर शायद निकालने के लिए, इसकी ऊंचाई निकालना है, ठीक है। देखिए तो 1570, देखिएगा ये 3 से कटेगा तो 4 और 1 5, 5 3 8 नहीं कटेगा, ठीक है। एक काम के लिए यही पकड़ लीजिए, h बराबर क्या होगा 1570, इधर गुना में है तो यहाँ क्या करेगा भाग करेगा, तो मान लीजिए यहाँ पे 314 भाग हो जाएगा इधर, और इधर ये भी तो गुना में है तो ये भी आएगा तो भाग करेगा तो 3 चला जाएगा ऊपर, आई क्या जाएगा नीचे। आई बात समझ में। आप लिखा है 1570 से गुने 3 मतलब 157 में 10 लिख सकते हैं, क्योंकि 157 को 10 से गुना करोगे तो 1570 ही तो आएगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या लिखा है फिर गुना में 3, अब बटा में कितना है 314, तो अगर हम 2 से काटते हैं तो इसी से 2 से काटते हैं तो 2 5 10, 2 से काटेंगे तो कितना बार में घटेगा 157, 157 से 157 कैंसिल, तो 5 3 15, यानी आंसर हो जाएगा आपका 15, जो कि शायद इसमें दिया है बी। कितना दिया है, इसका आंसर कितना हो जाएगा अकाउंट का बी, ठीक है। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है 52 नंबर क्वेश्चन का समझ लीजिए, आंख बंद करके बता सकते हैं आप लोग और बता भी दीजिए आप लोग। और ये तो फटाफट क्या होगा इसका आंसर, ठीक है। देखिएगा 52 नंबर देखिए यहाँ पे कह रहा है किसी पूर्णांक m के लिए सम संख्या का रूप होगा। देखिएगा यहाँ पे कह रहा है कि पूर्णांक m पूर्णांक, क्या कह रहा है m पूर्णांक, यहाँ देखिएगा हेलो m पूर्णांक, तो m पूर्णांक है चाहे b पूर्णांक है चाहे c पूर्णांक है चाहे कौन पूर्णांक है, उसे टेंशन नहीं लेना है। इसके साथ जो m पूर्णांक है इसके साथ क्या लगा देना है 2 लगा देना है, या कोई सम संख्या लगा देना है, 2 लगा देना है या कोई सम संख्या लगा देना है। अगर इतना हो गया, मान लीजिए ये m हो गया, इसके साथ कोई भी सम संख्या हो सकता है, मान लीजिए 6m हो सकता है, मान लीजिए यहाँ पे 8m हो सकता है, तो सम संख्या है कि नहीं है, तो यहाँ पे कोई भी सम संख्या आप लिख सकते हैं इसके साथ में, ठीक। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलिएगा, ऑप्शन में क्या दिया 2 दिया है, तो यहाँ पे आप 2 रख सकते हैं, देखिएगा 2m। अब अगर आपसे सम पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है सम, तो सम में क्या किसी भी संख्या के लास्ट में 0 आता है, या 2 या 4 या 6 8, तो संख्या क्या कहलाती है सम संख्या कहलाती है। ये 2m दिया हो +1 3 5 7 और 9, किसी भी संख्या के लास्ट में क्या आता है 1 3 5 7 9 आता है, तो क्या होती है विषम। तो इस क्वेश्चन में आपसे पूछ क्या रहा है सम का रूप है, तो इसी में से किसी का रूप होगा, तो 2m तो दिया है, 2m तो आएगा ही आएगा, उसके साथ में देखिएगा कहीं कुछ है, तो इसमें तो है 1 दिया है, एक तो होगा ही नहीं, तो क्या होगा 2m + 0 भी लिखिएगा तो क्या होगा 2m ना होगा, यानी कि क्या हो जाएगा ये सम, यानी आंसर क्या हो जाएगा आपका 52 का सी। कोई दिक्कत किसी को, कोई परेशानी, खुजली ले लेकिन वो हाँ बहुत सारे लोग का हो जाता है, ठीक। चलिए 53 नंबर क्वेश्चन 53 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बिंदुओं -2, 3 -2, 3 -2, 3, मान लिया पॉइंट यहां तक दे दिया है, ठीक है। -2, 3 और 4, 1, और इसे पूछ रहा है कि मध्य बिंदु का नियामक क्या होगा। मध्य बिंदु का नियामक मतलब मध्य बिंदु एकदम आसान क्वेश्चन है। मध्य बिंदु का निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं x1 चाहे x2 कुछ भी प्लस x2 बटा में 2, y1 प्लस y2 बटा में 2। देखिएगा x1 यहाँ पे है, x2 है, तो 2 में से मान लीजिए 4 हो गया क्या, 4 में अगर आप 2 जोड़िएगा, सॉरी आप ऐसे भी लिख सकते हैं x2 + x1 बटा में 2 लिख सकते हो, ठीक है। तो 4 में आप 2 जोड़िएगा, बटा में क्या करिएगा 2, तो यानी कि 4 और 2 में से प्लस माइनस 2, तो 4 में से जब 2 घटेगा तो क्या हो जाएगा 2, 2 बटा में 2, 2 से 2 कटेगा तो क्या हो जाएगा 1। अब देखिए इसका 1 और 3 डायरेक्ट जोड़ दिए कितना हो गया 4, और 4 को भाग करिएगा 2 से कितना कटेगा 2, यानी कि 1 और 2 सीधे सीधे 1 और 2 है वो 53 का आंसर हो जाएगा ए। कोई क्वेश्चन नंबर 54 जो है, ठीक है, कह रहा है कि tan स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर का मान क्या होगा, किसके बराबर होगा। एक चीज देखिएगा एस टी पहले हम लोग पढ़े थे
कि सेक स्क्वायर थीटा में से क्या घटाना था हम लोग को, टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1। तो यहाँ पे उल्टा कर दिया। तो एक काम कर सकते हैं कि इसको हम लोग फिर यहाँ पे सीधा करने के लिए देखोगे, यानी कि टेन का वैल्यू क्या है, प्लस में है, और सेक क्या है, माइनस में। तो एक काम करो, इसको दोनों को माइनस से गुना कर लो, क्योंकि इसके स्टेप में लाने के लिए, ठीक है। तो माइनस से अगर हम गुना करते हैं दोनों साइड में ना करेंगे, देखोगे ये क्या हो जाएगा, माइनस सेक स्क्वायर थीटा और प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर माइनस। देखोगे इसको सीधा कर लीजिए, टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा बराबर माइनस, आंसर क्या हो जाएगा इसका, माइनस। आई बात समझ में, क्या नहीं समझ में आया? चलिए कोई दिक्कत। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55, ठीक है। 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पे आपको ये बात पता है कि कॉट जो होता है किसका होता है, कोसेक का होता है, यानी कि कोसेक स्क्वायर ए, और इसका कितना होता है, ये सेक होता है। ये पहले तो पढ़े हो तुम लोग अभी, सेक होता है कि नहीं, सेक स्क्वायर ए। तो अब बताओ कि कॉस का क्या लिख सकता है, 1 बाई साइन स्क्वायर ए, हाई क्या है 1 बाई कॉस स्क्वायर ए। तो यहाँ पे पलट दो साइन स्क्वायर ए और गुना हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए बटा में ए, क्या हो जाएगा ये कॉस स्क्वायर ए बटा में साइन स्क्वायर ए, यानी कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए किसका वैल्यू होता है, कॉट स्क्वायर ए का वैल्यू। ऑप्शन में है कॉट स्क्वायर है, हाँ बिल्कुल है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर। चलिए बहुत अच्छी बात है। इसी बात पे 56 नंबर बनाइए तब लोग। 56 नंबर क्या कह रहा है देखिए, तो एकदम मैंने इसका क्वेश्चन का कोई जवाब ही नहीं है। 56 नंबर में क्वेश्चन देखो, आंसर बताओ, देखिएगा क्या लिखा है क्वेश्चन में। जब यदि कोई रेखा वृत्त को सिर्फ एक बिंदु पर स्पर्श करती है तो कौन सी रेखा कहलाती है, स्पर्श रेखा। कौन सी रेखा, स्पर्श रेखा, सिंपल सी बात है, गजब है। चलिए अब आगे बढ़िए। एक पासे को फेंकने पर, हेलो, एक पासे को फेंकने पर एक अभाज्य संख्या के आने की प्रायिकता क्या होगी, एक अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी। देखिएगा अगर हम बात करते हैं, कितना नंबर क्वेश्चन है, 57 नंबर। 1 2 3 4 5 6, तीन को अभाज्य संख्या है तो टोटल संख्या कितनी होती है, 6। अभाज्य संख्या कितना होता है, 3, तो 3 एकम 3, 3 दूना 6, 1 बट्टा। तो आसान क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 58, जल्दी कीजिए फटाफट। निम्न में से कौन सी संख्या, निम्न में कौन सी अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या क्या यार हद है, यानी कि कह रहा 29 25 16 15 यानी 29 एक अभाज्य संख्या, यानी आंसर हो जाएगा आपका ए। क्वेश्चन नंबर 59 देखिएगा, संचयी बराबरता वक्र कहलाती है, तोरण कहलाती है, क्या कहलाती है, तोरण। संचयी बराबरता वक्र कहलाती है तोरण। जोरण मत पढ़ लिया सर, जोरण मत पढ़ लिया। चलिए आइए मनीषा जी आइए इधर पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 60, यदि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस ए के मूलों का गुणनफल 8 है, क्या है, गुणनफल 8 है, तो ए का मान ज्ञात कीजिए। गुणनफल मतलब यानी कि अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या दिया है, 8, क्या दिया है। तो आप बताइएगा अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, सी बाई ए, ठीक है। सी की जगह पर कितना दिया है, ए, और ए की जगह पर कितना दिया है, एक, कुछ भी नहीं दिया तो ए का कोई वैल्यू होगा नहीं। ए बराबर कितना हो गया, 8, ऑप्शन में दिया हो। चलिए सी 60 के क्या हो जाएगा, सी। चलिए उसके बाद 61 दे दीजिएगा, 61 जो है, हाँ आज खत्म होगा, चाहे वो 11 बज जाए तो क्या है। क्वेश्चन नंबर 61 नंबर क्वेश्चन पढ़ने से पहले आप थोड़ा सा पहले पढ़ लीजिए, थोड़ा सा पहले पढ़ लीजिए कि हम क्या पढ़ा रहे हैं। यहाँ पे देखिए, हेलो, आपने पढ़ा था कि जैसे कि 2 चर वाले रैखिक समीकरण आप लोग पढ़े थे,
तो मान लीजिए कि यहाँ पे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सॉरी ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 समीकरण ए एक्स बी वाई प्लस सी बराबर 0 समीकरण 1 2 पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे? पढ़े थे। तो देखिएगा ये एक है तो ये a1 b1 c1 a2 b2 और c। तो a1 बाई a2 b1 बाई b2 c1 बाई, इसमें कहीं रुकावट है? कहीं कहीं रुकावट है? कहीं रुकावट नहीं है। तो अगर कहीं रुकावट नहीं है तो आपका यहाँ पे क्या हल होगा? अनेक हल होगा। पहली बात तो अनेक, यानी कि कहीं रुकावटें नहीं है तो हल कितना हो जाएगा? बहुत सारा हल निकल सकता है। निकल सकता है नहीं निकल सकता है? चलिए जहां पर कोई लफड़ा ही नहीं था तो वहां पे बहुत सारे हल निकल जाएंगे। एक तो चीज ये है, और जब यहाँ पे इसका जो आपको ग्राफ बनेगा यानी रेखा जो बनेगा वो क्या बनेगा? समपाती बनेगा। समपाती का मतलब क्या होता है? एक दूसरे के ऊपर, जब एक दूसरे के ऊपर का मतलब क्या है? आश्रित है। जैसे कि मान लीजिए कि हम और एक दूसरे की बात करें, हम और आप लोग हैं, तो हम आप लोगों पर आश्रित है और आप लोग हमारे ऊपर आश्रित है। क्या हम आपके ऊपर आश्रित इसलिए कि हम आपको पढ़ाएंगे तो हमको पैसा मिलेगा? आपके ऊपर आश्रित है कि नहीं है? लेकिन आप हमारे ऊपर आश्रित यह है कि आपको आप पढ़िएगा ना तो पैसा दीजिएगा। यानी आप पढ़ने के लिए आते हैं, आप पढ़ने के लिए आश्रित है मेरे ऊपर, हम पैसे के लिए आपके ऊपर आश्रित है। एक दूसरे का आश्रित है कि नहीं है? उसी तरीके से यानी कि जब आश्रित यहाँ पे होगा इसका क्या कह सकते हम लोग? आश्रित। ठीक है, आश्रित भी हो गया। एक चीज और है, जब हम लोगों की पढ़ाई एक दूसरे से आप पैसा भी समय से दे रहे हैं और हम आपको अच्छे से पढ़ा भी रहे हैं तो कोई झगड़ा रहने का बात है? यहाँ पे विरोध होगा कोई? है? कोई विरोध नहीं है। तो यानी कि यहाँ पे अविरोधी है। अविरोधी है। समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? बात समझ में आया? इसका पहला तो क्या होगा? अनेक हल होगा, संपाती होगा, असंपाती होगा तो एक दूसरे के ऊपर आश्रित होगा। उसके बाद क्या होगा? अविरोधी, यानी कि कोई विरोध इसमें करने वाला नहीं। ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें a1 बट्टा में a2 बराबर नहीं है b1 बट्टा में b2 बराबर c1 बट्टा में c2, यानी कि पहला ही आपका रास्ता कट गया यहाँ पे। तो अगर पहला रास्ता कटेगा तो देखिएगा यहाँ पे एक हल बन रहा है कि नहीं बन रहा है? बन रहा है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? एक केवल एक हल लिख सकते हैं आप लोग, केवल एक हल भी आपको देता है या अद्वितीय हल कह देता है। ठीक है, केवल एक हल कहो या अद्वितीय हल कहो, बात एक ही है। आई बात समझ में? उसके बाद देखोगे कहां पे, यहाँ पे क्या है कि इसका रेखा कैसे बनेगा? प्रतिच्छेदी बनेगा। क्या कर रहा है? प्रतिच्छेदी बनेगा। यहाँ पे कह रहा है कि भैया कि तुम अपने रास्ते से जाने दोगे तो हम अपने रास्ते से जाने देंगे, यानी कि विरोध हो रहा है? नहीं हो रहा। यहाँ भी विरोध नहीं हो रहा। कहाँ हो रहा है? ये कह रहा है कि तुम मेरे रास्ते से चले जाओ, हम तुम्हारे रास्ते से चले जाएंगे। यहाँ पे भी और विरोधी होगा काम। कोई काम यहाँ पे विरोध कर रहा है, कोई एक दूसरे का नहीं कर रहा है। हो गया। तो केवल एक हल होगा, अविरोधी होगा और प्रतिच्छेदी होगा। एक है, लेकिन एक बात है कि इसके ऊपर क्या आश्रित है? आश्रित है? नहीं है भैया, ये एक दूसरे के ऊपर आश्रित है, लेकिन यहाँ पे आश्रित नहीं है। यहाँ पे क्या होगा कि तुम अगर मेरे रास्ते जाने दोगे तो हम तुम्हारे रास्ते जाने देंगे, नहीं जाने दोगे तो नहीं जाने देंगे, है कि नहीं? तो यहाँ पे आश्रित नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए एक और होगा, यहाँ पे a1 बाई a2 बराबर b1 बाई b2 बराबर नहीं है c1 बाई c2। यहाँ पे लास्ट में जब कट रहा है ना, यानी एक बात बताओ, एक चीज समझो कि यहां से तुम चलते जा रहे हो और लास्ट तुम्हारे मंजिल से पहले कोई गड्ढा मिल जाए, क्या तुम क्रॉस कर पाओगे? बहुत बड़ा गड्ढा है, वापस आना पड़ेगा ना, यानी कि कोई हल नहीं हुआ। जा तो रहे थे काम करने, लेकिन काम नहीं हुआ, रास्ते से वापस आ गए, यानी कि यहाँ पे क्या होगा? कोई हल नहीं होगा। यहाँ पे अगर कोई हल नहीं होगा, यहाँ पे सिंपल सी बात है, यहाँ पे सीधे सीधे कह रहे हैं कोई हल नहीं होगा।
तो इसका रेखा कैसा बनेगा? समांतर रेखा बनेगा, बनेगा। लेकिन अगर बताइए समांतर रेखा बन रहा है, यहाँ पे कहीं एक दूसरे से कोई मिल रहा है, यहाँ पे विरोध हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ये हो जाएगा विरोधी, ठीक है, होगा कि नहीं? अच्छा देखिए, लेकिन एक बात है, यह देखिए यहाँ पे सब काम जो हो रहा है एक दूसरे से क्या है, ये मिला जुला है कि नहीं है? तो इस संगत भी है कि नहीं? लोगों में संगत है कि नहीं? इसमें संगत है तभी ना है, तो ये संगत भी है, और यहाँ पे भी संगत हो रहा है कि नहीं हो रहा है? एक दूसरे से मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? यहाँ भी संगत हो जाएगा। अब बताइए मिल रहा है कहीं? जब नहीं मिला है, जब पहले दोस्ती थी लड़ाई हो गई, असंगत हो गया। बात समझ में आया कि नहीं आप लोग का? किसको किसको बात समझ में नहीं आया? सबको बात समझ में आ गया? चलिए, अब ये अगर आप लोग समझ गए ना, तो सारा क्वेश्चन जो बचा हुआ है एकदम हलवा की तरह बनेगा और फटाफट बनेगा, ठीक है। अब इसी बात पे क्वेश्चन नंबर 61, क्वेश्चन नंबर 61 में देखिए कह रहा है कि यदि रैखिक समीकरण युग्म 61 है, यदि रैखिक समीकरण युग्म असंगत है तो उनके निरूपित करने वाली रेखाएं कैसी होगी? असंगत है, यानी देखो कि असंगत है, इसको निरूपित कौन कर रहा है भैया? ये समांतर रेखा कर रहा है कि नहीं कर रहा है? कर रहा है ना, इसको हम लोग क्या कहेंगे? समांतर रेखा, समांतर, ये समांतर रेखा हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा आपका? ए, यानी 61 का क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ए। आज बात समझ में? अच्छा चलिए 62 को कर लेते हैं हम लोग। समझ लो, अगर ये समझ गया ना तो 62 64 जो भी है फटाफट हो जाएगा। क्या देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 62 का कर रहा है, यदि रैखिक समीकरण युग्म संगत हो तो उसकी निरूपित करने वाली रेखाएं क्या होगी? समांतर, प्रतिच्छेदी, संपाती या प्रतिच्छेदी और संपाती? संगत हो तो, संगत हो तो रे बेवकूफ सौ भी ना बताया है कि प्रतिच्छेदी भी संगत होता है और संपाती भी संगत होता है, यानी कि प्रतिच्छेदी और संपाती, ठीक है। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 63 क्या कह रहा है? रैखिक समीकरण युग्म का आलेख प्रतिच्छेदी हो तो हलों की संख्या कितनी होगी? यानी कि देखो कि प्रतिच्छेद कर रहा है तो यहाँ पे हल का वो निकल रहा है, एक ही जगह निकल रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा एक, यानी आंसर हो जाएगा 63 का ए, केवल एक, ठीक है। रैखिक समीकरण युग्म का आलेख समानांतर रेखा हो तो हल होंगे, क्या हल होंगे? 64 नंबर में कह रहा है कि अगर कोई रेखा है जो समानांतर है, क्या है? समानांतर है, तो बताइए इसका कोई हल निकल रहा है? तो कोई हल नहीं होगा, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी, कोई हल नहीं। 65 नंबर क्वेश्चन देखिए तो कह रहा है रैखिक समीकरण युग्म का आलेख संपाती हो तो, संपाती का मतलब देखिए तो कितने हल होंगे? अनगिनत हल होंगे। क्या होंगे? अनगिनत हल होंगे, अनंत हल होंगे, यानी आंसर क्या हो जाएगा आपका? डी। क्वेश्चन नंबर 66 देखिएगा, अद्वितीय हल वाला युग्मक रैखिक समीकरण कहलाता है। अब देखिए यहाँ पे बात ये है कि अद्वितीय हल वाला, ये वाला अद्वितीय हल है कि नहीं है? तो यहाँ पे कह रहा है कि विरोधी कहलाएगा कि अविरोधी कि आश्रित? अविरोधी होगा। क्या होगा? अविरोधी। आश्रित का मतलब ये हो गया, यानी एक दूसरे पर आश्रित है, यानी कि जैसे कि एक बात कहें, अगर हम लोग बात कर रहे हैं कि जैसे कि आप और आपके पापा एक दूसरे के ऊपर आश्रित है, आपके पापा अगर आपको पैसा नहीं देंगे तो पढ़िएगा? नहीं पढ़ पाइएगा। लेकिन अगर हम नहीं भी पढ़ाएंगे तो आप कहीं जाकर पढ़ लीजिएगा, आपके पास ऑप्शन है ना। लेकिन अगर पापा नहीं देंगे तो कहिएगा हम कहीं से जाकर मांग लेंगे, ऐसा हो सकता है? पॉसिबल ही नहीं है। तो पापा के ऊपर आप पूरा तरीके से आश्रित है, समझ रहे हैं ना। उसी तरीके से यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 66 में क्या कर रहा है? अद्वितीय हल, यानी इसको क्रॉस करेगा तो क्या होगा? अविरोधी होगा। क्या होगा? अविरोधी, यानी विरोध थोड़ी कर रहा है, ऐसा होगा अविरोधी, यानी कि 66 का बी। 67 देखिएगा, कोई हल नहीं वाला रैखिक समीकरण युग्म कहलाता है। कोई हल नहीं है तो मतलब विरोध कर रहा है, तभी तो कोई हल नहीं है, यानी कि विरोधी, आंसर ए। 68 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, यदि रैखिक समीकरण युग्म का अनगिनत हल हो तो कहलाता है। अनगिनत हल,
तो संपाती होगा कि नहीं होगा, यानी कि संपाती होगा या आश्रित होगा। यानी ऑप्शन में क्या दिया है, आश्रित। ऐसा क्या हो जाएगा आपका सी। अगली बात समझे, क्वेश्चन नंबर 69। 69 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, युग्मपद समीकरण अविरोधी हो, क्या हो, अविरोधी हो, तो इनके निरूपित करने वाली रेखाएं कैसी होगी, अविरोधी, यानी कि ये विरोध नहीं कर रहा, यहाँ पे है, यहाँ भी विरोध नहीं कर रहा, दो प्रकार का बनेगा, प्रतिच्छेदी और संपाती। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, 71 का डी, 69 का डी, 70 देखिए तो युग्मपद समीकरण विरोधी कहलाते हैं। अरे भाई कौन सा विरोधी कहलाता है, यदि उनके निरूपित करने वाली रेखाएं, यानी कि समानांतर रेखाएं जो होती है विरोधी कहलाते हैं। तो समानांतर कौन सा है, बी। अरे 69 का तो एक सेकंड, 69 का युग्मत समीकरण अविरोधी कहलाता है, ठीक हो गया। अच्छा अविरोधी, अच्छा ठीक है, 70 नंबर है ना, युग्मपद समीकरण विरोध कहलाते हैं, यानी कि जो विरोधी करते हैं क्या कहलाते हैं, समानांतर कहलाते हैं। 70 का बी। 71 का देखिएगा क्या होगा, युग्मपद समीकरण आश्रित, यानी आश्रित मतलब ये, तो निरूपित करने वाली रेखाएं क्या होगी, संपाती होगी, क्या होगी, संपाती ना है, यानी कि देखिएगा 71 का क्या हो जाएगा यहाँ पे, 71 का सी। अब क्वेश्चन नंबर 72, क्वेश्चन नंबर 72 में कह रहा है कि के किस मान के लिए समीकरण युग्मनिका है। अच्छा इसको सॉल्व करना पड़ेगा, क्वेश्चन नंबर 72 से सॉल्व करने वाला है, बट समय नहीं लगेगा, बहुत आसान है, ठीक है, बन जाएगा फटाफट, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 72 कह रहा है कि के किस मान के लिए समीकरण निकाल 4x के वाई बराबर 6। अब दूसरा दिया 2x माइनस 4y बराबर 3 का अनगिनत हल। अनगिनत हल मतलब तीनों बराबर होंगे, अनगिनत हल मतलब तीनों बराबर होंगे, तो तीनों बराबर है तो हम कोई दो ले सकते हैं, कोई भी दो ले सकते हैं। देखो कि 4/2 बराबर के बट्टा में माइनस का 4। देखोगे एक चीज कर लेते हैं, यहीं से काट दो, 2 दूना 4, 2 एकम 2 है, तो के को 1 से गुना कीजिएगा क्या हो जाएगा के, और 4 दूना 8, माइनस क्या हो गया 8, के का वैल्यू क्या हो जाएगा -8, यानी कि 72 का हो जाएगा बी। 73 देखिएगा, यदि समीकरण निकाल 2x प्लस 3y बराबर 5, 4x के वाई बराबर 10 के अनंत हल हो, तो के का मान क्या, अनंत हल कर, अनंत हल मतलब एक चीज है, तो फिर हम किसी को एक बराबर ले सकते हैं, 2/4 3 के, 2 एकम 2, 2 दूना 4, देखो के को 1 से गुना करोगे तो के, 3 दूना 6, यानी 73 का क्या हो जाएगा 6। ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका सी। आज बात समझ में आ रहा है तुम लोग को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 74 देखिएगा, आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा तो बता दीजिए, हमको समझ में नहीं आया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 74 लिखा कह रहा है कि समीकरण निकाल x प्लस 2y बराबर 3। अच्छा और फिर क्या कहा है कि 5x प्लस के वाई बराबर 15, क्या कर रहा है 15, ठीक है। अब क्या अनगिनत, अनगिनत है, फिर वही पूछ रहा है, बार बार वही पूछ रहा है। देखो इसको सॉल्व करने के लिए एक काम कर लेना, ठीक है, सीधे सीधे इसको और इसको गुना कर लो, नहीं हो सकता है क्योंकि यहाँ पे तो कुछ है नहीं, के को 1 से गुना करोगे तो क्या हो जाएगा के अपान दूना 10, के का वैल्यू क्या हो जाएगा 10, यानी कि इसका आंसर 74 का क्या हो जाएगा आंसर बी। ये समझ में आके करके दिखा दे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 75 कह रहा है कि ए का मान जिसके लिए समीकरण निकाल, लिखिएगा यहाँ पे 10x 5y बराबर ए, यहाँ पे कह रहा है कि 20x 10y बराबर, यानी कि माइनस ए बराबर 0। तो आपसे क्या पूछ रहा है कि ए का मान निकालिए, इसका अनगिनत हल है, तो ए का मान सिंपल सी बात है कि इसको या तो हम कर देते हैं, तो 20x प्लस 10y बराबर क्या हो जाएगा ए, माइनस में तो हो जाएगा प्लस हो जाएगा, हो जाएगा बट्टा 10,
और a माइनस 5 बटा में हो जाएगा ना, ठीक है। अभी मैं सोचेगा लो कि कट जाएगा, यहाँ पे कटेगा नहीं, इसको गुना करेंगे, इसको इससे गुना करना है, कितना हो जाएगा 5a, इसको इससे गुना करना है तो कितना हो जाएगा 10a माइनस 10 बचे 50, क्योंकि गुना करेंगे तो दोनों से ना करेंगे, तो देखोगे ये 5a ये प्लस में जाकर माइनस हो जाएगा 10a बराबर माइनस का 50, तो 10 में से 5 गया तो माइनस का 5a हो जाएगा, तो माइनस से माइनस खत्म हो जाएगा, 5 9 50, ये बराबर कितना आ गया, कितना आ गया 10, यानी कि आंसर आपका हो जाएगा इसका 75 का 75 का क्या हो जाएगा आंसर सी।